मैं डॉक्टर गजेंद्र कुमार जैन, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बस्सी, बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के बीच में आज फिर हिंदी साहित्य प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में मलिक मोहम्मद जायसी के ऊपर हम पुनः आज बात करने को उपस्थित है। कल जो आपको वीडियो आपको भेजा गया था वह था जायसी व्यक्तित्व एवं कृतित्व। उसमें हमने 5 बिंदुओं पर चर्चा की थी: जीवन परिचय, रचनाएं, विचारधारा, काव्य परंपरा का विकास, उद्देश्य व निष्कर्ष। आज इसी क्रम में जायसी पर आज यह दूसरा वीडियो है। इसमें जायसी की काव्यगत विशेषताएं, जिन्होंने काव्य की रचना की है, उसकी विशेषताओं पर आज का ये वीडियो केंद्रित है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, किसी भी रचनाकार की कृतियों का मूल्यांकन करना हो तो उसके 2 पक्ष हमारे सामने प्रमुखता रहते हैं, एक भाव पक्ष और एक कला पक्ष। भाव पक्ष में विशेषताओं में जब हम जायसी की बात करते हैं तो ये जायसी प्रेम साधना के, गूढ़ प्रेम साधना के प्रतीक पद्धति से बात करने वाले और इतने गहराई के कवि हैं कि उस वक्त के कवि जो राजनीतिक, सामाजिक उथल पुथल और अस्थिरता के वातावरण में वहाँ के लोक जनमानस को इन्होंने इतना एक प्रेम के धागे में बांध के रखा, इसलिए प्रेम मार्गी कवि के तौर से कहलाए गए। इनकी रचनाओं का आधार लेकर के कई वर्षों तक परंपरा चलती रही, प्रेम मार्गी परंपरा। ये निर्गुण काव्यधारा में प्रेम मार्गी परंपरा का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया। और खास बात इनकी ये है, जो कि अभी बिंदुओं में आप पढ़ेंगे, देख रहे होंगे। पहला बिंदु देखते हैं हम, प्रतीक पद्धति में प्रेम कथा का चित्रण। ये प्रेम कथा हिंदू राजघराने से प्रायः ली गई है। भारतीय सांस्कृतिक पद्धति, दार्शनिक पद्धतियों का इसमें समावेश और आस्था इनकी पूरी रही है। इसीलिए इनकी कथाओं के नायक नायिका प्रायः हिंदू हैं। और प्रतीक पद्धति में जो प्रेम कथा है, उस प्रेम कथा में 2 शैलियों का अद्भुत गंगा जमुनी मिश्रण मिलता है। एक तो है भारतीय प्रेमाख्यानकों की परंपरागत शैली और दूसरी है सूफी प्रेम साधना, जो उसका आधार, सूफी प्रेम साधना का आधार फारसी मसनवी शैली। अब दोनों शैली की क्या क्या विशेषताएं हैं? भारतीय जो प्रेमाख्यानकों की परंपरागत शैली है उसका इन्होंने पूरा निर्वाह किया है, जो कि आपके सामने प्रायः सुनने में आई है। किस्से कहानियाँ हम संस्कृत परंपरा से सुनते आए हैं, राजाओं महाराजाओं की। उसमें खास मिश्रण जो उन्होंने किया फारसी मसनवी शैली की प्रेम साधना। उसमें मूल अंतर है ईश्वर फारसी मसनवी शैली में स्त्री के रूप में है। ध्यान से सुनिएगा, फारसी मसनवी शैली जो कि जायसी के कथानकों, काव्यों का मुख्य आधार है, उसका जो ईश्वर है वो स्त्री के रूप में है। और वह स्त्री पद्मावत जो रचना है उसमें पद्मावती के रूप में प्रकट है। उसी के नाम से रचना का नाम, प्रबंध काव्य का नाम, महाकाव्य का नाम पद्मावत पड़ता है। और भारतीय जो पद्धति में वहाँ परमात्मा पुरुष के रूप में है,
क्या अंतर रहा? भारतीय पद्धति में परमात्मा पुरुष के रूप में है, फारसी मसनवी शैली में परमात्मा स्त्री के रूप में है। अब उस परमात्मा को प्राप्त करने का जो मार्ग सूफी प्रेम साधना में अत्यधिक कठिन है, और उस मार्ग को प्राप्त करने वाला जो साधक है उसे सूफी प्रेम साधना में पुरुष का रूप दिया गया, पुरुष संज्ञा से। वो मेल है, पुरुष है। जबकि भारतीय प्रेमाख्यानकों में या भारतीय जो विचार पद्धति में, दार्शनिक पद्धति में जो साधक जीव है वो आत्मा के तौर से है, आत्मा यानी स्त्री के रूप में। कबीर क्या भी सुना होगा आपने, जब दुल्हन गावो मंगलाचार्य हमारे घरे आए, राजा राम भरतार। वो राम जो है, राजा हैं, वो परमात्मा है और पति के रूप में है। ये अंतर इनके अंदर विशेष है। अब ये जो तीन बिंदु अभी तक अपने सामने आए हैं, एक प्रतीक पद्धति जिसमें प्रेम कथा का चित्रण किया जाता है, इस पर स्वतंत्र प्रश्न बनने की संभावना है, गुंजाइश है। और 2 और 3 बिंदुओं को लेकर के एक बात आती है, भारतीय प्रेमाख्यानकों की परंपरागत शैली और फारसी मसनवी शैली की वो प्रेम साधना, इन दोनों का मिक्स का जो अंदाज है वो सूफियाना अंदाज है। और यहाँ पर ध्यान रखना, इसके हकीकी और इसके मजाजी, ये वाली बात हम अगले रहस्यवाद वाले बिंदु में करेंगे। तो यहाँ पर इतना जान लेना आपके लिए पर्याप्त है। ये प्रेम कथा में जैसे कि आपने चित्र रेखा इनकी रचना है, पद्मावत के अलावा दूसरी रेखा है, तो उसमें चित्र रेखा जो है, एक वहाँ एक हिंदू एक राजकुमारी है, उसका चित्रण है। पद्मावत में रत्नसेन चित्तौड़ का राजा है, मेवाड़ घराने से हैं, और सिंगलदीप की राजकुमारी पद्मावती है, पद्मिनी है। और इसमें जो विलेन है, सबसे बड़ी बात यह है, उस वक्त दिल्ली सल्तनत का कार्य चल रहा था। मुगल काल प्रारंभ नहीं हुआ था, शेर शाह सूरी का लगभग समय ठहरता है। ये ध्यान दीजिएगा, उस वक्त अलाउद्दीन खिलजी को इन्होंने विलेन या प्रतिनायक के तौर से, खलनायक के तौर से प्रस्तुत किया है। ये उस वक्त के समय की बड़ी बात है। जो वहाँ के उलेमा या जो और उनके सत्ता पक्ष था, उनको बहुत अखरी थी, इन्होंने विरोध सहा था, लेकिन इनको सत्ता और धन से कोई लेना देना इनको नहीं था। इनके यहाँ जो साधना है, उस साधना में एक आम जन की साधना, यहाँ पर वर्ण जाति वैषम्य सारे सब चीज़ खत्म हो जाती है, तो वो प्रेम साधना इनके यहाँ प्राप्त है। और वो प्रेम साधना जो एक दिल से दूसरे दिलों को जोड़ती है, वो दिल चाहे स्त्री का हो, चाहे पुरुष का हो, बालक का हो, वृद्ध का हो, उत्तर का हो, दक्षिण का हो, पूरब का हो, पश्चिम का हो, यूनान का हो, कहीं का भी हो, कैसा भी हो, सभी दिलों को उनको जोड़ने वाला काव्य इनका है। और इनकी प्रतीक पद्धति प्रेम कथा में जो विलेन है, खलनायक है, वो अलाउद्दीन खिलजी है, जो कि उस वक्त का शासक था। अब आप देखिएगा कितना बड़ा इन्होंने पंगा लिया था यदि देखा जाए तो, लेकिन ठीक है, सल्तनत के अलग कार्य होते हैं। इन्होंने आम जनमानस के लिए काव्य लिखा। साहित्य की जो मूल जो प्राण शक्ति है वह है, वो हृदय से प्रारंभ होता है, हृदय के लिए लिखा जाता है, हृदय तक जाता है, हृदय के माध्यम से जाता है और हृदय के लिए जाता है। इस सट कारक की उपस्थिति हृदय में ही होती है। ऐसी पद्धति की साधना सत्ता से चिपक के तो नहीं की जा सकती। वही काम जायसी ने किया, ये सत्ता से नहीं चिपके। एक बार की, जब आपको कल की वीडियो में मैंने इशारा किया था कि शेर शाह के दरबार में इनको जब बुलाया गया तो इनको देख करके सारे सभासद और गणमान्य व्यक्ति हंसने लगे, उपहास के करने लगे, कह रहे ये जायसी है। जायसी का नाम बहुत बड़ा था, पर कुरूप थे, कुबड़े थे, और उनको देख करके सब हंसने लगे। तो ये क्या कहते हैं कि तुम मुझ पर हंस रहे हो या मुझे जिस अल्लाह ने ये रूप दिया है उस पर हंस रहे हैं आप?
ये सुनते ही सारे सबके सिरों पर बर्फ पड़ गई और सब एक तरह से पिघल गए इनकी आताप से, इनके तेज और शूर से। तो ये इनकी बड़े बड़े सत्ताओं को हिलाने वाले इनकी अंदर शक्ति थी, पावर थी इनकी प्रेम साधना में। अब हम बात करते हैं इनकी प्रकृति का मानवीकरण। ये सारी बात में ये बिंदु को 5 नंबर पे आना चाहिए था, इससे पहले आना चाहिए था रहस्यवाद। पहले हम रहस्यवाद की बात करेंगे क्योंकि इसी से जुड़ी हुई बात है। अब जो उन्होंने प्रेम कथा जो भारतीय पद्धति से ली, मसनवी शैली से ली, अब इस प्रेम कथा का जो ताना बाना है, जिस तरीके से बुना गया हमारे सामने आती है, पाठक पढ़ते हैं, समझते हैं, वो एक रहस्य का निर्माण करती है, रहस्य के लोक का निर्माण करती है। उनके शब्द हैं बड़े गूढ़ शब्द हैं, उनके प्रतीक हैं। 9 पौरी पर दसम द्वारा, 23 पर बाजराज परिहारा, बैनी चार जो वारा, सर्ग पतार हो अंधियारा। और उसके दांतों की कांति से सारा स्वर्ग, सूरज, चंद्रमा प्रकाशित होते हैं पद्मावती के दांतों से। ये लौकिक, इनके लिए बात कही गई है कि लौकिक से अलौकिक की व्यंजना इन्होंने की है। इसके ऊपर स्वतंत्र प्रश्न का निर्माण होता है, लौकिक से अलौकिक व्यंजना, या समासोक्ति वाला काव्य, या रूपक काव्य। तो इनके रहस्यवाद में जो लौकिक की बात करते हैं, ऐसा लगता है रत्नसेन और पद्मावती हमारे सामने हैं, सारी घटनाक्रम सामने हैं, लेकिन कहना ये कुछ और चाहते हैं। लौकिक बात तो उन्होंने कह दी जनता के लिए, क्योंकि जनता उस वक्त अलौकिक बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी, त्रस्त थी, पीड़ित थी, परेशान थी। तो उन्होंने जिस प्रकार से एक वैद्य एक कड़वी दवाई को बतासे में रख कर के या मिठाई में रख के दे देता है और वो दवा असर कर जाती है, तो मिठाई माध्यम होता है, उसी प्रकार से उन्होंने इसको, कथाओं को तो माध्यम बनाया। मूल जो बात थी वो बात इनको प्रतीक पद्धति के माध्यम से कहा इन्होंने, वो इसके हकीकी की, इसके मजाजी माने लौकिक प्रेम और इसके हकीकी। तो ये लौकिक प्रेम से ये अलौकिक प्रेम में तब्दील हो जाने वाला प्रेम, जो कृष्ण और राधा का प्रेम है। राधा कृष्ण लौकिक तौर से तो सामने नजर आते हैं नायक, लेकिन वो प्रेम अलौकिक है। उसी लाइन पर यदि हम विचार करते हैं, यहाँ भी जायसी का जो प्रेम है, वो साधक रत्नसेन जो पद्मिनी को पाने का जो प्रयास करता है, वो रत्नसेन तो साधक आत्मा है, पद्मिनी वो परमात्मा है जिसके लिए प्रयत्न करते हैं। और वो सारा 5 इंद्रियां और मन के रूप में अपने चित्तौड़ के राजा और अपनी नागमती रानी को छोड़ करके जाते हैं और भटकते भटकते सिंगल द्वीप में जाकर के अपनी उस परमात्मा रूपी जो पद्मावती को प्राप्त करते हैं और अपने घर लेके आते हैं। और इस सब में फिर इनकी से पद्मिनी को अलग करने वाला अलाउद्दीन खिलजी, तो उसको उन्होंने विलेन के तौर से, राघव चेतन जो उनका जो ब्राह्मण था, तो वो उसको भी उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का एक भेदिया या विलेन के तौर से रखा है। यहाँ पर एक गुरु की जो मान्यता है वो हीरामन तोते के रूप में है, क्योंकि हीरामन तोता नहीं होता तो रत्नसेन पद्मावती तक नहीं पहुँच पाते। वो एक वही माध्यम था जिसके द्वारा रूप का वर्णन सुनकर के रत्नसेन ने पद्मिनी को प्राप्त करने का प्रयत्न किया या आत्मा ने परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास किया। जिस प्रकार से बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, गुरु गोविंद दो गड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो जिस प्रकार से गुरु की बलिहारी होती है जो गोविंद यानी प्रभु को प्राप्त कराता है, उसी प्रकार से रत्नसेन की नज़र में वो हीरामन नाम का जो गुरु तोता के रूप में था, उसकी बलिहारी है कि उसने ही पद्मिनी को प्राप्त कराने में उनकी मदद की थी। अब बात करते हैं हम प्रकृति का मानवीकरण। ये प्रकृति को उन्होंने बोलता हुआ दिखाया है, प्रकृति के का जो मानवीकरण करने में सिद्धस्त है और पूरा प्रकृति चित्रण का बड़ा बेजोड़ है। और जब नागमती का विरह वर्णन के संदर्भ में वो सारी प्रकृति रोती है, पेड़ काले पड़ जाते हैं, कौवा जो काला पड़ा है वो नागमती के जो विरह की लपटों से जो धुआं निकला उससे कौवा काला पड़ा, ऐसी इनकी स्थापना है। तो इनके जो प्रकृति के मानवीकरण में ऊहात्मक वर्णन है, विरह का वर्णन है, ऊहा कहते हैं, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। और प्रकृति का उद्दीपन रूप ये लेके आते हैं। और अगला बिंदु है
भारतीय नारी का भव्य चित्रण। अब भारतीय नारी आपने देखा होगा, उसका वियोग पक्ष बड़ा बेजोड़ नागमती के रूप में है, बड़े द्वंद्व हैं उसके अंदर, सोतिया डाह भी है, द्वंद्व भी है, लेकिन व्यवस्थाएं भी हैं। और पद्मिनी को उन्होंने दिव्य और भव्य रूप में चित्रित किया है, लेकिन दोनों स्त्रियों के सामने पूरे जो पुरुष पात्र हैं रत्नसेन हैं, एक बौने से नजर आते हैं। ये मानना होगा कि स्त्री ही एक वो आधार है प्रकृति का, जिससे प्रेम का संचरण प्रारंभ होता है, और जाकर के पुरुष तो उसको अनुकरण करता है, फॉलो करता है। ये जायसी की स्थापना है। अब अभी तक क्या बात आई अपनी कि प्रतीक पद्धति में आत्मा परमात्मा का मधुर संबंध बताया गया है, और सूफी उपासना पद्धति के विविध पक्षों को इसमें रखा गया है, और प्रतीकात्मक रूप में रूपक के तौर से सारी बात है। और नक्शिक वर्णन भी जायसी का सर्वप्रमुख बिंदु हैं। 12 मासा चित्रण का वरिष्ठ पद्धति में आएगा, जिस पर हम स्वतंत्र बात करेंगे। सिंगल द्वीप वर्णन खंड, सिंगल द्वीप वर्णन खंड के रहस्य साधना में प्रतीक पद्धति के लिए नाम आता है। 9 पौरी पर दशम द्वारा 23 पर बाजराज परिहारा, इस प्रकार से इन्होंने बात की है। अगला वीडियो आऊगा कला पक्षी विशेषताओं से संबंधित। तो इतनी ही बात काव्य पक्ष की जो विशेषताएं हैं, काव्यगत विशेषताओं में बात आएगी। इस प्रश्न के बाद अलग प्रश्न आपके आएंगे सामने। नागमती के परिण वर्णन पर भी प्रश्न आएगा आपके लिए, और ये काव्य अन्योक्ति समासोक्ति, इस पर भी चर्चा होगी, और नक्शिक वर्णन पर भी आएगा। इनका प्रकृति चित्रण पर भी अलग प्रश्न आपके सामने आएंगे। ये समझना जरूरी आपके लिए है, और इसके जो कला पक्षी विशेषता के लिए आप अगले हमारा जो वीडियो आएगा उसका इंतज़ार करिएगा। आज के विशेषताओं में 6 बिंदु आपको नोट कर लेने हैं जो आपके सामने हैं, और ये दोबारा आपके स्क्रीन के सामने है। इन बिंदुओं के माध्यम से आप अपना तैयार, ये जायसी के कल के बिंदु हैं। इन्हीं बिंदुओं के साथ में आज हम अपनी बात को यहीं पर विराम देंगे।